नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज तो बिल्कुल बर्बाद ही हो गया मार्केट के अंदर। आज तो खूनम खून हो रहा था, ऐसे मान लीजिए लालम लाल छा रही थी, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अभी बात करेंगे इस बारे में। हम लोगों ने फ्राइडे को भी बात की थी, तो काफ़ी कुछ लग भी रहा था कि आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन तो होगा ही, नीचे गिरेगा ही। लेकिन गिरने के बाद क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पूरे मार्केट की चर्चा करते हैं और इसके बाद कल के लिए क्या ट्रिगर हो सकते हैं, क्या पोजीशंस बना सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कल भी बात की थी, हमने फ्राइडे को भी हमने बात की थी। कई सारे ट्रिगर्स थे। एक तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा था, उसके बाद इसराइल ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थोड़ा सा टेंशन भरा हो गया था। तो वीकेंड पे जो इतनी मारामारी हुई उस हिसाब से लग गया था कि आज तो गैप डाउन हो गई। तो 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन दिया निफ्टी ने, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि लोग समझना चाह रहे थे कि गैप डाउन दिया और गैप डाउन के बाद क्या होने वाला है, ये समझने वाली बात थी आज के पूरे मार्केट में। लोग ये समझना चाह रहे थे कि भाई इसके बाद क्या मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि 2 दिन से देखा जाए तो एक बार ईरान ने अटैक कर दिया, 300 मिसाइलें गिरा दी, उसके बाद इजराइल की तरफ से कोई रिटेलिएशन आया नहीं है। तो लोग समझना चाह रहे थे कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मार्केट ने थोड़ा छकाया आज। अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडर्स को आज मार्केट ने पूरी तरह से कंफ्यूज करके पूरा छका दिया। बात करते हैं, बताता हूँ मैं कैसे। तो सबसे पहले तो निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ 22,339 के आंकड़े के आसपास। और वहाँ से बहुत लोगों ने शायद हो सकता है ये सोच लिया होगा कि यार गैप डाउन ओपन हो भी रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। कईयों ने शायद पुट्स खरीद भी लिए होंगे, मतलब शॉर्ट की पोजीशन बना ली होगी कईयों ने, क्योंकि जैसा माहौल था सबको लग रहा था कि मार्केट अभी और नीचे गिरेगा। तो वहाँ से मार्केट ने एक बार तो वापसी दिखाई, बहुत अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। आप लोग अगर 12:30 तक का मार्केट या 11:30 बजे तक का मार्केट ट्रैक करते हैं, आपको लगता है कि निफ्टी ने तो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया है सारे नंबर्स को, और ऐसा लग रहा था कि निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। निफ्टी और ओवरऑल इंडियन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई इजराइल में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। निफ्टी अपनी चाल चल रहा है और मतलब सब चीज़ों को डिसरिगार्ड करता जा रहा है, जो भी ग्लोबल पैनिक है। तो इस तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था। और केवल निफ्टी ही नहीं, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, जिस स्टॉक का नाम लेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स, मेटल्स, जिस स्टॉक को आप देख लेते हैं आपको ये लगता है कि यार ये गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ से ऊपर चढ़ गया वापस से। तो 12 बजे तक ये कहानी चली। बहुतों ने शायद पोजीशंस बनाई होगी, बहुतों ने स्टॉक्स के अंदर एंट्री ले ली होगी, कई लोगों ने डिप में खरीदने की कोशिश भी की होगी, जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से मना कर रहा हूँ। मैंने फ्राइडे को, मैंने कल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें स्पेसिफिकली मना किया था कि लॉन्ग के पीछे ना भागें किसी भी मॉर्निंग में। पहले कम से कम 1-1.5 घंटे का मार्केट देखें, सीधे मार्केट में घुसते ही खरीदने की कोशिश ना करें, बल्कि एग्जिट के मौके ढूंढें। तो वो का वो हुआ, मतलब ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया, बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई और वो ऊपर जाके ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद वापस से मार्केट ने डाउनफॉल दिखाना शुरू किया। और मार्केट ने जो डाउनफॉल दिखाया है वो ऐसा डाउनफॉल दिखाया कि लगातार अगले 3 घंटे तक डाउनफॉल दिखाता रहा। और 3 घंटे बाद बिल्कुल मार्केट दिन के सबसे निचले स्तर पे बंद हुआ, 22,277 के पास बंद हुआ जाके। अब 22,270 का मतलब है कि 22,300 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जो हम लोग सोचते थे कि चलो 22,400 भी रुकेगा या 300 भी रुकेगा, 250 भी रुकेगा, 250 के आसपास जाके 22,250 के आसपास जाके बंद हुआ। तो मतलब अभी इसके नीचे जाने का ऑप्शन ये है कि 22,200 एक अच्छा सपोर्ट है। तो आप ये मान सकते हैं कि अब इसके नीचे की जो डाउन साइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है। तो हो सकता है कल अगर ग्लोबली सपोर्ट रहा तो कल मार्केट ऊपर चढ़ना चाहिए। लेकिन अगर अभी बात करेंगे आगे, जो देखा जाए तो ग्लोबल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। आज भी डाउ जोन्स वगैरह, अगर आप जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी देखेंगे, करीब 11 बज गए हैं रात के, तो डाउ जोन्स, नास्डैक किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो थोड़ा सा अभी भी पैनिक है। मुझे लगता है कल भी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पैनिक दिखाए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में पैनिक दिखाए बेस्ड ऑन। बट हाँ, गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल क्यूज़ को आपको जरूर नजर रखनी चाहिए कल मार्केट में ट्रेड स्टार्ट करने से पहले और कुछ भी नई एंट्री बनाने से पहले। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल साथ नहीं दिया आज। बैंक निफ्टी में 10 स्टॉक है तो 10 के 10 स्टॉक बिल्कुल लालम लाल चल रहे थे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था कि भाई हम तो स्ट्रेंथ दिखाएंगे या थोड़ा बहुत भी बाइंग शुरू करेंगे, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। केवल बैंक निफ्टी, अगर सेक्टर की बात करेंगे तो पीएसयू बैंक ओवरऑल और फाइनेंशियल जो निफ्टी फाइनेंस वाला जो इंडेक्स है वो भी बिल्कुल लालम लाल था। तो बैंक निफ्टी, एनबीएफसीज किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया पूरी तरह से। बैंक्स एंड एनबीएफसीज पूरी तरह से नीचे गिरे हुए थे। पीएसयू बैंक से मिला मिलो के सब नीचे पड़े थे। गैप डाउन इसने ओपन दिया, डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पकड़ ली, कहीं पे कोई रिकवरी नहीं। इवन जहाँ पे 12 बजे तक निफ्टी रिकवरी की कोशिश कर रहा था, मिड कैप रिकवरी की कोशिश कर रहे थे, बैंक निफ्टी ने भी कोशिश करी, लेकिन बहुत ही मामूली कोशिश। मतलब बैंक निफ्टी की कोशिश से तो पता लग रहा था कि बैंक निफ्टी तो नहीं चढ़ पाएगा आज। तो बैंक निफ्टी में भी कोई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो बैंक निफ्टी में तो आप भूल ही जाइए, अभी के लिए बैंक में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। टीसीएस का भी नंबर्स आए थे, टीसीएस के नंबर्स के बाद लग रहा था कि शायद आईटी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन आईटी ने भी आज बिल्कुल क्रम्बल कर गया। आईटी फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा चला था, आईटी में ऐसा लग रहा था कि शायद फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है, एचसीएल टैग चल गया था, टीसीएस चल गया था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर बिल्कुल दम तोड़ दिया आईटी ने। टीसीएस के जो अच्छे नंबर्स आए हैं उसका कोई इफेक्ट ही शो नहीं हुआ। मतलब अब ऐसा है कि
इन्फोसिस के नंबर आने वाले हैं या विप्रो के नंबर आने वाले हैं, लेकिन उनका अब उम्मीदें कम हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे आईटी में कैसे एंट्री बनाई जाए। जिसने एंट्री बना ली है वो बेचारा ऊपर के लेवल पर अटक के रह गया होगा कि आज एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मार्केट परेशान कर रहा है अभी इस टाइम पे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर एक दो सेक्टर की बात की जाए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अभी, तो वो मेरे हिसाब से एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एनर्जी सेक्टर क्यों परफॉर्म कर रहा था इस बारे में बात करते हैं स्पेशली। तो एनर्जी के अंदर मेनली ओएनजीसी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ओएनजीसी ऑलमोस्ट 6% की, निफ्टी के अंदर मुश्किल 2 या 3 स्टॉक ही चल रहे थे, एक उस पर से एक हिंडाल्को था, एक ओएनजीसी था। तो बस ये मेटल और एनर्जी 2 ही सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। ओएनजीसी 6% तेज, गेल तेज, आईजीएल तेज था। तो जितनी भी एनर्जी रिलेटेड कंपनीज हैं वो तेज हो गई थी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ये क्राइसिस है इजराइल ईरान वाला, वो है भी एनर्जी के चक्कर, उसके कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी ही इफेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ से सारा क्रूड आता है, वहाँ से सारा ऑयल एंड गैस सब कुछ वहीं से हमारी इंपोर्ट हो रही है, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एनर्जी का जो सेक्टर है, तो जितनी भी एनर्जी जो भी प्रोडक्शन में है ना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, उनको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे ओएनजीसी प्रोडक्शन में है, आईजीएल वगैरह, जीगेल वगैरह, ये सब प्रोडक्शन में है, तो ये सब फायदे में रहेंगी। पर जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में है, जैसे कि बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, तो ये क्या करते हैं, ये बाहर से तेल खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो अब जो इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन की वजह से रेट तो वो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो वो जो भी कॉस्ट उनकी बढ़ी है वो कंज्यूमर्स के ऊपर पास ऑन नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन में सरकार रेट बढ़ाने देगी नहीं, तो जो भी कॉस्ट है उनको खुद को बेयर करनी पड़ेगी। इसलिए जो कंपनीज बाहर से खरीद रही है उनके लिए नुकसान है, उनके लिए जितना क्रूड महंगा हो जाएगा उतना नुकसान वो खाते रहेंगे। तो एटलीस्ट इस क्वार्टर में वो लोग नुकसान खाने वाले हैं अगर ये क्राइसिस चलता रहा तो इसलिए थोड़ा सा पैनिक आपको बाकी स्टॉक्स में दिखेगा। लेकिन ओएनजीसी स्पेसिफिकली, ओएनजीसी, गेल, आईजीएल, ये बहुत चले हैं। मेटल्स के अंदर भी आज ऐसा हुआ कि एल्यूमिनियम की रेट्स काफ़ी बढ़ गई थी, तो एल्यूमिनियम के चक्कर में हिंडाल्को और नाल्को थोड़ा तेज हो गए थे। तो निफ्टी को इन्होंने बचाया थोड़ा बहुत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बचा रहा था, रिलायंस ने भी थोड़ा सा साथ देने की कोशिश की। बाकी इसके अलावा तो कोई सा स्टॉक ऐसा नहीं था निफ्टी के अंदर जो भाई थोड़ा बहुत भी दम लगा दे और थोड़ा बहुत निफ्टी को बचाने की कोशिश करे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। आप क्रूड को जरूर ट्रैक करते रहें, क्रूड की जो प्राइसेस है उसको ट्रैक करते रहें अभी के टाइम पे। कुछ और ट्रिगर्स हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। 5-6 ट्रिगर्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीक के हिसाब से और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से और आगे के वीक के हिसाब से भी ध्यान रखने चाहिए। अभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक की मैं राय देने वाले मूड में नहीं हूँ, मतलब अभी सिचुएशन में नहीं है। अभी मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, 1-2 दिन के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाए, जो गिरावट है वो थम जाए, वापस से मूड ऑफ द मार्केट वापस से थोड़ा सा सही हो जाए, तो वापस से खरीदारी शुरू करें। अभी वैसे भी 22,200 के आसपास आने के बाद ऐसा भी होता है कि 22,000 पे आ जाए। जो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाएगा अगर, तो 22,200 के बाद सीधे 22,000 पे सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो मतलब थोड़ा सा संभल के काम कीजिए। अभी हो सकता है मार्केट में और गिरावट आए, हमें लग रहा है कि शायद ना आए, लेकिन आ भी सकती है, क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट के ट्रिगर्स की बात करते हैं, तो एक जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो ये है कि इजराइल ने कोई एडिशनल एक्शन नहीं लिया है। मतलब 2 दिन हो गए हैं उनके ऊपर ईरान के अटैक किए हुए, और इजराइल थोड़ा शांति बनाए हुए है। यूएस जो है, यूएस भी प्रेशर बना रहा है, जितनी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यूएस ने भी प्रेशर बनाया इजराइल पे कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे आप कोई एक्शन मत लीजिए, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इजराइल शांत बैठा है, तो ईरान तो वैसे भी कोई नया एक्शन लेने वाला है नहीं। ईरान ने तो खुद ने बोल दिया है कि हमने एक बार जो हमें करना था वो हमने कर दिया, अब कुछ नहीं करेंगे अनलेस इजराइल कुछ करता है उसके ऊपर। तो लग रहा है कि अगर वो शांति बनी रहेगी तो पैनिक, थोड़ी सिचुएशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। पैनिक कम होती है वापस से मार्केट में खरीदारी आ जाएगी। दूसरा जो ट्रिगर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो है ग्लोबल मार्केट्स, जो डाउ और नेस्डैक को आपको ट्रैक करना है। तो डाउ और नेस्डैक दोनों ही अभी तो कमज़ोर चल रहे हैं। मॉर्निंग में जब खुले थे, जब थोड़े तेज़ खुले थे, मॉर्निंग मतलब इनकी मॉर्निंग, यूएस की मॉर्निंग में जब खुले थे, जब तेज़ खुले थे, लेकिन अब वापस से गिरावट दिखाने लगे। गिफ्ट निफ्टी भी गिरावट दिखा रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हमारी मॉर्निंग होगी उसमें देखना पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन है, उसके बेस पे ही आप लोग कोई भी ट्रेड प्लान करें। FII DIA के आंकड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FIIs ने 3200 करोड़ की बिकवाली की है। 3200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है FIIs के हिसाब से, लेकिन उसके सामने देखा जाए तो DIIs ने बहुत भारी खरीदारी की है, 4700 करोड़ की खरीदारी की है। तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे जितनी बिकवाली हुई उसे DIIs ने कंज्यूम करने की कोशिश की। अगर आज DIIs भी बेच रहे होते, अगर हमारे होम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अगर बेचने पर आ जाते हैं, तो आज पता नहीं क्या होता आज मार्केट के अंदर। आज शायद कहीं पे मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। तो कम से कम DIIs ने थोड़ा सपोर्ट किया है, तो DIIs को मानना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारे जो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने आज सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं वो निफ्टी की स्ट्रेंथ को और मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ को गॉज कर रहे हैं, इसलिए वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भागते जा रहे हैं। उन्होंने, अगर आपको ध्यान है तो फ्राइडे को भी इन्होंने भारी बिकवाली की थी, इन्होंने करीब 8,000 करोड़ की बिकवाली की थी ओवरऑल, और अब आज 3200 करोड़ की बिकवाली की है। तो टोटल मिला के 11-12 हज़ार करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं 2 दिन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। FIIs के लिहाज से देखा जाए तब भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये लोग इंडियन मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनको पैनिक लग रहा है। और ये जो
मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। इसका एक रिलेशन US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड से भी है, जो हम लोगों ने पुरानी किसी वीडियो में बात की थी। आप चाहेंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, कि बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ गई हैं। तो बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से क्या होता है कि ये सब FIIs जो होते हैं वो सेफ हेवन में चल जाते हैं। तो वो बॉन्ड यील्ड्स जो है बेसिकली वो जो बॉन्ड्स हैं वो सेफ है, तो वो लोग स्टॉक मार्केट से निकल के बॉन्ड्स में चल जाते हैं पैसा लगाने के लिए, जब भी इनको पैनिक सिचुएशन लगती है। तो इसका मतलब यही है कि FIIs अपना पैसा निकाल के उस तरफ जा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है। ये भी एक ट्रिगर है कि आप US बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करते रहिए, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है लगातार। ये जब भी पैनिक होता है तो ऐसा होता ही है। आज मतलब ऐसा था कि रिजल्ट्स आए इंडिया के अच्छे आए, इंडिया का जो आंकड़ा इन्फ्लेशन का आंकड़ा अच्छा आया, ये भी ट्रिगर होने चाहिए थे, लेकिन इनका कोई असर नहीं पड़ रहा था। आज जो मार्केट में पैनिक था वो ऐसा था कि इंडिया के सारे नंबर्स को डिसरिगार्ड कर देते थे। TCS के नंबर्स को डिसरिगार्ड कर दिया। अदरवाइज TCS के नंबर अच्छे थे, मतलब आप ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छे थे, तो भी अच्छे नंबर थे। एक्सेंचर की गाइडेंस जो कट आई थी उसके बाद TCS के नंबर्स अच्छे आना तो एक्चुअली मॉरल बूस्ट होना चाहिए था मार्केट का, कि IT अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू व्हाट एक्सेंचर वाज सेइंग। लेकिन इसके उलट कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। मतलब मॉर्निंग में आधा पौन घंटे के लिए रिएक्शन थे, उसके बाद से लगातार TCS भी नीचे गिर गया और उसके साथ साथ बाकी IT स्टॉक्स भी नीचे गिर गए। अभी इसी हफ्ते में इन्फोसिस का भी रिजल्ट है, विप्रो का भी रिजल्ट है। तो ये दो बड़े तो रिजल्ट ये हैं। एक HDFC बैंक का जो बहुत बड़ा बैंक है उसका भी रिजल्ट है। HDFC बैंक का आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा खराब आया था, इसके बाद बहुत तेज़ी से गिरा था और अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी ली है अपने बिल्कुल डाउन से। काफ़ी लोग बोल भी रहे थे उस टाइम पे कि HDFC में अभी पोजीशन बनाने का मौका है। तो आपका रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट में अच्छा थोड़ा HDFC बैंक परफॉर्म करता है तो HDFC बैंक में जरूर अपनी पोजीशंस बनाएं, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो बहुत अच्छी है। अगर रिजल्ट भी अच्छा देता है तो अभी की प्राइस में उसको अक्यूमुलेट करें और उसके अंदर उसको चलने दें। फिर जब HDFC भागने लगेगा तो बहुत तेज भागेगा। तो HDFC का ध्यान रखें। बजाज ऑटो के भी आंकड़े आने वाले हैं इसी हफ्ते में, तो बजाज ऑटो पर भी ध्यान रखिए। बजाज ऑटो वैसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो बहुत जल्दबाजी ना करें पोजीशन बनाने में। कोई भी तेज मोमेंट को पकड़ने की कोशिश ना करें, एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही मोमेंट पकड़ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई से कई बार बहुत जल्दी नीचे गिरता है। एक और जो बढ़िया खबर आई थी इंडिया के लिए आज, वो थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मानसून का अनुमान के नंबर पेश किए हैं। तो मानसून का अनुमान का जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य से बेहतर, मतलब कि नॉर्मल से एवरेज से बेटर बारिश होगी देश के अंदर, और साउथ इंडिया में ज़्यादा अच्छी बारिश होगी, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी एवरेज बारिश हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इनका आंकड़ा बहुत अच्छा था। तो इस आंकड़े पर भी अगर नॉर्मल डे होता तो स्टॉक मार्केट खूब अच्छा रिएक्ट करता, मेरे हिसाब से अच्छा खासा 100-200 पॉइंट की तेजी बना लेता निफ्टी, लेकिन उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक बार जब मार्केट सेटल हो जाएगा, इस जो ग्लोबल पैनिक है उसको छोड़ देगा, उसके बाद से इन नंबर्स पर रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो वापस से आना तो वापस तेजी पे ही है, लेकिन कब आना है वो आपको 2-3 दिन का 4 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है इस बार की एक्सपायरी में आप लोगों को ना बनाने को मिले पैसा, तो मत बनाइए। इस वाली एक्सपायरी में शांत बैठ के देखने का ही टाइम है, तो शांत बैठ के देखिए कल मार्केट में क्या हो रहा है। ज़बरदस्ती की पोजीशन ना बनाएं केवल इसलिए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले, फोमो वाले किरदार में जाके और ये सोच के कि भाई मैं डिप में खरीद लेता हूँ या मैं लोवेस्ट पे खरीद लेता हूँ, ये कोशिश ना करें। उसको ऊपर चढ़ने दीजिए। ऊपर चढ़ने के बाद जब आपको लगे कि एक्चुअल में मोमेंटम पकड़ लिया, एक्चुअल में ऊपर के रेजिस्टेंस तोड़ के सेटल होने लगा है कोई भी स्टॉक, तब जाके पोजीशंस बनाएं। क्योंकि डिप पकड़ने के चक्कर में आप नीचे ऐसे ही अटक जाएंगे कि वो डिप देता रहेगा, आप लोग अटक जाएंगे, आपका पैसा फ्री नहीं हो पाएगा ना। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद 2-4 दिन का इंतजार के बाद वापस से मार्केट तेज भागेगा। इलेक्शन का सीजन वैसे भी स्टार्ट हो गया है, तो इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा बहुत मार्केट तेज ही रहेगा। तो मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें जरूर, और अच्छे स्टॉक्स में पोजीशंस बनाएं केवल। बस इसी राय के साथ आज का तो क्लोज करते हैं। कल वापस बात करेंगे, कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी इंटरेस्टिंग मार्केट है, तो रोज़ जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। रोज़ बढ़िया बातें करेंगे, तो आपकी भी नॉलेज गेन होगी, मैं भी काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखा पाऊँगा, खुद भी सीख पाऊँगा। तो बने रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और शुभ रात्रि। थैंक यू।